हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VKS फाउंडेशन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विश्वनाथ कुमार। ये है हमारा हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। इसमें हम देखते हैं पहला चैप्टर जो हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका ये दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप पहला लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर दूसरे लेक्चर पर आइए, तब ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो के साथ नोट भी बनाते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट का, तो आपको वो बहुत अच्छा से रिवाइज़ करने में, कम समय में रिवाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगा। फिर मैं आपको बाद में गाइड भी करूँगा। चलिए आज के लिए हम शुरू करते हैं। आज यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का क्या कहानी है। तो अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के नक्शे को अगर देखा जाए तो जैसा राष्ट्र राज्य आज है वैसा उस समय में नहीं था। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। जिसे आज हम समझते हैं कि ये जर्मनी है, इटली है और स्विट्ज़रलैंड है। उस समय में जर्मनी राजशाहियों में बटा हुआ था, इटली डचियों में बटा हुआ था और स्विट्ज़रलैंड कैंटनों में बटा हुआ था, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गॉलिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहिए। हम अगला देखते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग जो है वो और नया मध्य वर्ग के बारे में समझते हैं। यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के लिए वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप के
यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अभी देखा कि कुलीन वर्ग और नया वर्ग क्या होता है। तो कुलीन वर्ग के बारे में हमने समझा कि उस समय में ज़मीन का जो मालिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन का मालिक हुआ करता था वो कुलीन वर्ग ही हुआ करता था। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। उसका अधिकांश हिस्सा जो है ना वो खेती भी करता था। उदारवादी, अब देखिए हम देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में जो है राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार जो है उदारवाद से करीब से जुड़ा हुआ था। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है। लिबरलिज्म जो है उसको हम उदारवाद कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो गया था। ये लिबरलिज्म है जिसको उदारवाद कहते हैं। उसका लैटिन भाषा के जो है मूल शब्द लीबर से यह निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। एहो साहब, आप भी अगर आज़ाद होना चाहते हो ना तो थोड़ा सा पढ़ लो। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा तो आप धीरे धीरे आज़ाद हो जाओगे। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। नया जो मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास जो था, उसको उदारवाद का मतलब यही था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। कानून में किसी को भी कम या ज़्यादा देने की अहमियत नहीं, सबको बराबरी का अधिकार देने का ज़रूरत और व्यक्तिगत आज़ादी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद जो है एक ऐसी सरकार बनाने पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान
राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। 20वीं सदी के शुरुआत में ही जो है महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुष जो है, जिसके पास कोई भी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, उन्होंने समान अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम उन 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेम्सबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसे परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ॉल्बेरायन स्थापित किया गया। देखिए 1834 में जो है पर्सा ने एक पहल की और वहाँ पर जो है एक शुल्क संघ ज़ॉल्बेरायन स्थापित किया गया। एक शुल्क संघ का मतलब सभी तरीका का शुल्क एक ही जगह पर लिया जाए और इसका संघ एक बने, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। एक शुल्क संघ ज़ॉल्बेरायन जो है, इसमें बहुत सारा जर्मन राज्य जो है शामिल हो गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उनसे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अभी उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने हमने देख लिया। अब अगला है हमारा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ऐसा क्या नया रूढ़िवाद 1815 के बाद आया, उसको हम अभी देख रहे हैं। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर कंटिन्यू हम अभी हिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। इस पर लिवसेंट का भी लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिससे आपका जनरल नॉलेज बहुत ही सुंदर हो जाएगा। उसमें अभी हमारा हिस्ट्री का क्लास चलता है, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। 1815 में नेपोलियन सरकार की हार हो गई थी। यूरोपीय सरकार जो है रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व
की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है, तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के लिए नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। साहब यहाँ पर जो है हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलता है। ये चीज़ें ये है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां में 1797 की जो तिथि है उसमें लिखा गया है नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। याद कर लीजिए, बहुत ही सुंदर तिथि है। यहाँ पर नेपोलियन का इटली पर हमला किया गया था और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत की गई थी 1797 में। 1814 से 1815 तक नेपोलियन का पतन हो गया। वियना शांति संधि हुई। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुए। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 के बीच में क्या हुआ? इटली का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 के बीच में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में क्या हुआ? हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास कोई और पॉइंट है? हाँ है जी। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्माण करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिख लिस्ट ने 1834 में लिखा है, जॉल्बे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से में एक राष्ट्र में बांध देना है। फ्रेडरिक लिस्ट ने लिखा है कि 1834 में जो जॉल्बे राइन का
लक्ष्य था। जोल्वेराइन का लक्ष्य जो है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। अब यहाँ पर जो कुछ है रूढ़िवाद किसको कहते हैं? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवाद मतलब धीरे धीरे विकास को के बारे में सोचता है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हमने देख लिया, तो बचा हुआ हमारा क्या है? बचा हुआ हमारा है 1815 के बाद वियना की संधि भी देख लिए थे, 1815 में हुआ था। नीदरलैंड राज्य का पीरमोंट ये भी देख लिया, 1815 में स्थापित रूढ़िवाद शासन की व्यवस्था निरंकुश थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने इसको देखा क्या, ये भी देख लिया। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 2.4 क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था। इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैत्सिनी, उनका जन्म 1807 ईस्वी में उनका जन्म जो है 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग इटली, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवाद को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था की सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब हम अगला देखेंगे क्रांतियों का युग। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए और कमेंट में आप अपना डॉट भी पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर लीजिए और सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अगर आप दूसरों को सपोर्ट करोगे, किसी फ्रेंड को सपोर्ट करोगे और वो फ्रेंड जब इसके माध्यम से कुछ ना कुछ लर्न करेगा तो आपको बहुत ही शांति महसूस होगी और आपको अपने आप पर जो है ना आत्मविश्वास आपका काफ़ी ज़्यादा प्रबल होगा। तो आज के लिए हम
इतना ही पर आज के वीडियो को क्लोज करते हैं। अगला वीडियो में हम देखेंगे क्रांतियों का युग, जो कि 1830 से 1848 के बीच में है। तो हमारे डिस्क्रिप्शंस के लिंक में जा कर के आप पिछला वीडियोज़ को भी देख लिए होंगे। उसके लिए आपको थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।